तो आज लोकसभा चुनाव 2024 के लास्ट चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। देश की 57 सीटों पर आज चुनाव हुआ, लेकिन अब इसके एग्जिट पोल हमने तैयार कर लिए हैं और एग्जिट पोल में हम आपको 543 सीटों के सभी आंकड़े बताएंगे, सभी समीकरण बताएंगे कि किस सीट पर आखिर कौन आगे रहेगा और कौन अब की बार नुकसान में रहेगा। हालांकि ये सिर्फ एग्जिट पोल हैं, ये जनता के मूड की बात है। जनता ने जो कहा है उसके आधार पर इस एग्जिट पोल को बनाया गया है। हालांकि जो फाइनल नतीजे होंगे वो 4 जून में जनता तय करेगी, लेकिन रुझानों के हिसाब से आखिर किसकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है वो हम सभी के सामने फिलहाल रखने वाले हैं। तो हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर डिस्कस करने के लिए, इस एग्जिट पोल पर समीकरण बताने के लिए, एक एक सीट का समीकरण समझाने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अनुराग नेहटा जी जुड़ने वाले हैं। तो उनसे हम सभी सीटों को लेकर जानेंगे कि आखिर किस सीट पर कौन आगे होगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी उनके सामने है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जो उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे दल हैं वो जुड़े हुए हैं। अगर हम अपना दल की बात करें तो अपना दल की तरफ से अनुप्रिया पटेल भी अब की बार अपनी सीट पर हैट्रिक मारने के इरादे से उतरी हैं। 2 बार वो वहां से लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं, तो अब की बार जरूर हैट्रिक वो वहां पर लगा सकते हैं। तो अगर हम सुभाषपा की बात करें, भारतीय सुहेलदेव समाजवादी पार्टी जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, वो भी एनडीए के साथ गठबंधन में है। इसके अलावा हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली की बात करें तो वहां पर भी क्या कुछ रहने वाला है, एग्जिट पोल में कौन आगे चलने वाला है, वो सारी चीजें आज हम आपको समझाने वाले हैं। हालांकि दिल्ली में 7 सीटें हैं। 7 सीटों पर 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी, माफ कीजिए, दिल्ली में 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, तो 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी वहां पर चुनाव लड़ रही है और दोनों ही गठबंधन का हिस्सा हैं। बीजेपी पूरी 7 सीटों पर वहां पर चुनाव लड़ रही है। तो हमारे साथ इसी पूरे मुद्दे पर, इस पूरे एग्जिट पोल पर एक एक समीकरण समझाने के लिए राजनीतिक विश्लेषक अनुराग नेहटा जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। जी अनुराग जी, 543 सीटें और उसका आधा जो भी निकालेगा उसकी सरकार बनेगी। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि अब की बार भी क्या एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है आपको? जी बिल्कुल, अब की बार भी एनडीए की सरकार तो बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन एक बात आप ध्यान में ये रखिएगा कि शायद भाजपा अकेले अपने दम पे जो बहुमत का आंकड़ा है वो पार ना कर पाए, एनडीए मिल के सरकार बनाए तो ये सरकार जो होगी पहली 2 सरकार से काफी हद तक अलग होगी। तो ये आप ये नहीं कह सकते कि एनडीए ने अगर फिर से सरकार बना ली तो जो है वो पहले वाली मजबूती से सरकार नहीं बना पाएगी, लेकिन सरकार जरूर बना लेगी। जी बिल्कुल, क्योंकि जो हमारे रुझान हैं, जो एग्जिट पोल में हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छू पा रही है। 249 सीटें भारतीय जनता पार्टी की निकलकर आ रही हैं, लेकिन अगर हम यहीं पर एनडीए को भी जोड़ देते हैं तो 284 सीटें एनडीए की निकलकर आ रही हैं। तो मतलब सरकार अब की बार भी एनडीए की बनने वाली है और प्रधानमंत्री के रूप में शायद मोदी जी ही दोबारा यहाँ पर शपथ लेंगे। हालांकि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं अनुराग जी, तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और राजनीति में कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से तय किया जाता है और उत्तर प्रदेश में भी पूर्वांचल ऐसा एरिया है जहाँ पर सारे समीकरण बिगड़ जाते हैं। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार काफ़ी फोकस किया है और काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने दिखाई है। तो अब की बार क्या लगता है, पूर्वांचल में पहले के हिसाब से फायदा या नुकसान? जी आपने बिल्कुल सही कहा कि जो दिल्ली का रास्ता है वो यूपी से होके गुजरता है, क्योंकि यूपी में 80 लोकसभा की सीटें हैं, जो है 80 सीटें आती है। तो जब आप 543 में से 80 सीटें देखें तो बहुत बड़ा एक जो होता है एक आंकड़ा होता है। तो इसलिए जो भी यूपी में जो सफलता जिसको मिलती है तो उसको पूरे भारत में भी राज करने का मौका मिलता है और सफलता उसको मिलती है। तो इसलिए जो है जो दोनों
तरफ से, चाहे इंडी गठबंधन हो चाहे एनडीए हो, दोनों तरफ से पूरा जोर लगाया गया, भाजपा की तरफ से पूरा जोर लगाया गया कि पिछले बार की टैली से भी ज्यादा हम लेके आए। और जहां उस दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव जी ने भी बहुत ही ज्यादा रैलियां की है और कोशिश की ज्यादा से ज्यादा लोगों को लुभाने के लिए और ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की। तो ये बहुत दिलचस्प मुकाबला होगा इस बार यूपी में। चलिए ठीक है, हमारे साथ न्यूज रूम से अदिति भी जुड़ी हुई हैं। और अदिति, आज जो कांग्रेस की बैठक हुई है, आज ही चुनाव का आखिरी दिन था और उधर मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने सभी दलों को बैठक के लिए बुलाया, ठीक है। और कल अरविंद केजरीवाल अपने आप को सरेंडर कर देंगे, वो दोबारा जेल चले जाएंगे। तो क्या यह एक रणनीति के हिसाब से आज की बैठक का आयोजन किया गया है कि जितने भी नेता हैं वो आज मिलकर आगे की रणनीति बना लें, अगर सरकार आती है तो क्या कुछ किया जाएगा, किसका चेहरा आगे किया जाएगा? अगर अरविंद केजरीवाल जेल चले जाते हैं तो यहाँ पर तो आम आदमी पार्टी को नुकसान भी हो सकता है। अदिति, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है अदिति, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं पीसीआर से आग्रह करूंगा आपकी आवाज ठीक करा दे। तो अनुराग जी, करीब 4 दिन पहले ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी जो उनके दल में नेता हैं, जो इंडिया गठबंधन में नेता हैं, उनसे बोल दिया था कि भाई 1 जून को शाम को हम बैठक करेंगे। अब इस बैठक के आखिर क्या कुछ मायने लगाए जा सकते थे उस टाइम पर, क्योंकि पहले से ही पता था कि भाई अरविंद केजरीवाल 2 तारीख में दोबारा जेल में सरेंडर कर देंगे अपने आप को। अब 1 तारीख में उन्होंने बैठक बुला ली, तो एक ये भी अनुमान लगाया जा रहा था कि पहले से ही अरविंद केजरीवाल के साथ भी चर्चा कर लेते हैं कि अगर सरकार इंडिया गठबंधन की बनती है तो क्या कुछ आगे की रणनीति रहने वाली है। तो आपके हिसाब से क्या लगता है, क्योंकि सारे नेता आज वहां पर मिले हैं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, जितने बड़े तमाम नेता हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर आज पहुंचे, लेकिन ममता बनर्जी ने दूरी बनाई है। लगभग करीब 5 बजे के आसपास ये बैठक खत्म हुई है जी। तो अगर आप देखा जाए तो 2-2.5 घंटे की जो बैठक चली है, उसके बाद जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें उन्होंने बोला कि जो पार्टी वर्कर है उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जब तक वोटों की गिनती खत्म नहीं हो जाती है तब तक वहां पे पोलिंग बूथ पे डटे रहे और देखें कि कोई जो है गड़बड़ी ना की जाए ईवीएम में। तो लगभग ये आज की जो मीटिंग है उससे 3 अहम बातें सामने आई हैं। एक तो ये बात है कि 1 तारीख को ये बैठक क्यों बुलाई गई, शायद इसलिए बुलाई गई क्योंकि 2 तारीख को जो है अरविंद केजरीवाल जेल जा रहे हैं जी, तो उनसे भी चर्चा कर ली जाए। दूसरा ये कि उनको, कांग्रेस को ऐसा डर है कि ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है, तो आखिरी दम तक जो है आंखें अपनी ईवीएम के ऊपर बनाए रखें। और तीसरी जो बड़ी और काफी जो दर्दनाक चीज इंडी गठबंधन के लिए वो ये है कि जो तृणमूल कांग्रेस है, ममता बनर्जी जो है, उन्होंने ये बैठक में शामिल नहीं हुई है वो, जबकि वो बीच बीच में कहती रही है कि वो इंडी गठबंधन की घटक दल है, वो इंडी गठबंधन में शामिल है जी। पर दूसरी तरफ वो बंगाल में कांग्रेस के खिलाफ लड़ भी रही है, तो उनका जो रुख है वो अभी तक साफ नहीं हो पा रहा है कि वो पूरी तरीके से इंडी गठबंधन के साथ है या वो नहीं है, या कि वो, या अगर बाहर से वो समर्थन करेंगी, सरकार बनती है तो, या वो सरकार में शामिल होंगे। तो ये काफी हद तक एक चिंता का विषय इंडी गठबंधन के लिए। तो ये 3 अहम बातें आज सामने आई है इस मीटिंग से। बिल्कुल, हमारे साथ न्यूज रूम से अदिति जुड़ चुके हैं। अदिति, दिल्ली का हाल आखिर क्या रहने वाला है आपके समीकरण के हिसाब से? दिल्ली में किसको फायदा, किसको नुकसान? अदिति सुन पा रही हैं? शायद अदिति तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है।
अनुराग जी, दिल्ली से सटा हुआ एक राज्य है हरियाणा। अब हरियाणा में हमेशा से जाटों की राजनीति हावी रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर सब कुछ पलट दिया और जाटों की राजनीति को ख़त्म करके वहाँ पर खट्टर जी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन गठबंधन के साथ दुष्यंत चौटाला गठबंधन में रहे और उप मुख्यमंत्री वो हरियाणा सरकार में रहे। लेकिन जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आने लगे तो उन्होंने भी गठबंधन वहाँ से तोड़ लिया। लोकसभा चुनाव के टाइम पर गठबंधन तोड़ना भारतीय जनता पार्टी के लिए वहाँ पर कितना नुकसान पहुँचा सकता है, क्योंकि अब तो वहाँ पर लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं, तो कितना नुकसान वहाँ पर हो गया होगा ये भी कह सकते हैं। और हरियाणा की 10 सीटें हैं, 2019 में हरियाणा की 10 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था। अब की बार कई सीटें ऐसी हैं जहां पर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर फंस सकती है। अगर रोहतक की बात करें तो रोहतक में हमेशा से दीपेंद्र हुड्डा का समर्थन रहा है और उस सीट पर उनकी दावेदारी मजबूत रही है। हालांकि 2019 में वो सीट वहां से हार गए और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अरविंद सर्वा ने वो सीट वहां पर जीत ली और सबसे जो देर से नतीजे आए थे रोहतक की उसी सीट पर आए थे। अब की बार क्या लगता है रोहतक का हाल? जी, रोहतक की जो सीट है ये काफी हद तक एक हॉट सीट है और यहाँ पे दोनों ही तरफ से मजबूत उम्मीदवार उतारे गए हैं। तो जहाँ पे इंडी गठबंधन के तरफ से जो है कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा मैदान में है, उसी तरफ से सामने भी एक कद्दावर जो है नेता उतारा है भाजपा ने भी। तो ये है तो दिलचस्प मुकाबला, लेकिन जो इस सीट पे कांग्रेस के का पलड़ा भारी है। और अगर आप देखा जाए तो हरियाणा में पूरी तरीके से ही पिछली बार का जो प्रदर्शन दोहराना भाजपा के लिए बहुत ही मुश्किल होगा जी। क्योंकि इस बार जो है एक तो किसानों का भी मुद्दा था जी। एक पहलवानों का भी मुद्दा था जी। तो ये सब मुद्दे हो सकता है भाजपा को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाए। तो जो है इस बार देखने वाली बात होगी कि कितनी सीटें मिलती है। जैसे मेरे को जो रिपोर्ट आती है ग्राउंड लेवल से, वो ये आती है कि लगभग 3 से 4 सीट में भाजपा आसानी से जीतेगी, लेकिन बाकी सीटों पे कड़ा मुकाबला है। तो लगभग 6 सीट भाजपा जीत सकती है और 4 सीट कांग्रेस जीत सकती है जी। ठीक है अदिति, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जिसकी आवाज अदिति सुन पा रही हो? अदिति, दिल्ली से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है और दिल्ली में 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, तो वहीं गठबंधन में कांग्रेस के हिस्से में 3 सीटें तो आम आदमी पार्टी के हिस्से में 4 सीटें दिल्ली में हैं। आपको क्या लगता है कि कौन सी सीट अब की बार फंस सकती है? क्योंकि पिछली बार 2019 में बीजेपी ने 7 सीटों पर कब्जा किया था। अदिति से संपर्क नहीं हो पा रहा है। अनुराग जी, हम अब हरियाणा से निकलकर सीधे पंजाब की तरफ रुख कर लेते हैं और पंजाब में क्या सियासी समीकरण कहते हैं, आखिर क्या वहां की जनता का मूड कहता है और कितनी सीटें वहां पर भारतीय जनता पार्टी को निकल कर आएंगी। लेकिन वहां पर हमें थोड़ा सा विचार भी करना पड़ेगा, क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव हुए थे और आम आदमी पार्टी की सरकार वहां पर बनी थी। तो आम आदमी पार्टी ने वहां की जनता से कई तरह के वादे भी किए थे जो अभी तक वहां पर पूरे नहीं हो पाए। तो आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार होते हुए भी आम आदमी पार्टी वहां पर कितनी सीटें निकाल सकती है? जी देखिए, पंजाब में 13 सीटें आती हैं और पिछली बार अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की सिर्फ 1 सीट जीत आई थी, जबकि 7 सीट कांग्रेस ने जीती थी, 2 सीट भाजपा ने और 2 सीट श्रीमती अकाली दल ने जीती। लेकिन इस बार जो है वो समीकरण बिल्कुल अलग है, क्योंकि जो लड़ाई है वो मुख्य रूप से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में है। तो लगभग जो है अगर आप देखा जाए तो 1 या 2 सीट पे भाजपा मजबूती से लड़ रही है और 2 से 3 सीट ऐसी है जिसमें कि शिरोमणि दल
अकाली दल जो है वो मजबूती से लड़ रहा है जी। तो लगभग अगर आप देखा जाए तो 1 सीट भाजपा जीत सकती है, 1 सीट शिरोमणि अकाली दल जीत सकती है, और लगभग 5 से 6 सीट कांग्रेस जीत सकती है, और 6 से 7 सीट जो है आम आदमी पार्टी जीत सकती है। हालांकि आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा बहुमत मिला था विधानसभा में, 2/3 बहुमत से भी ज्यादा मिला था, लेकिन फिर भी इस बार भी 6 से 7 सीट जीत सकती है सिर्फ। लेकिन अनुराग जी, अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में अभी तक यह समझ में साफ तौर पर नहीं आ रहा था कि कौन वहां पर नुकसान उठा सकता है और किसको अब की बार फायदा हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अगर हरियाणा और दिल्ली के अंदर गठबंधन में है तो पंजाब के अंदर वो खुद ही आमने सामने लड़ रही हैं। तो एक तो ये बात समझ में नहीं आती कि वो खुद ही अपना नुकसान आखिर क्यों कर रही है। लेकिन इसका सीधा सा जो एक कारण है वो यह भी हो सकता है कि आम आदमी पार्टी ने जो वहां पर वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पाई। अगर कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी के साथ पंजाब में जाती है तो हो सकता था कांग्रेस को खुद वहां पर नुकसान हो जाता, लेकिन कांग्रेस ने हर जगह किसानों का समर्थन किया है। किसान आंदोलन के दौरान भी किसानों का समर्थन करती हुई नजर आई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी वहां पर सभी 13 सीटों पर लड़ रही है, शिरोमणि अकाली दल भी 13 सीटों पर लड़ रहा है, और अब की बार बहुजन समाज पार्टी ने भी वहां पर 13 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। और सबसे ज्यादा दलित वोट बैंक अगर कहीं पाया जाता है वो पंजाब के अंदर पाया जाता है। तो यहां पर क्या कुछ सियासी समीकरण रहने वाले हैं? जी, जो ये पंजाब की जहां तक बात की जाए तो यहाँ पे काफी हद तक करीब 60 से 65% जो आबादी है वो किसान की आबादी है जी। तो किसानों का भी एक बड़ा मुद्दा था एमएसपी का मुद्दा, जो केंद्र सरकार ने भी पूरा नहीं किया है। और अगर राज्य सरकार की बात करें जो अभी 2 साल से आई है आम आदमी पार्टी की, उन्होंने भी कई वादे किए थे, उस पे काम तो चल रहा है, पर काफी सारे वादा अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो ये भी एक करीब देखा जाए तो दिलचस्प मुकाबला है। अगर आप देखें तो ये बात सही है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने बाकी सारे राज्यों में तो गठबंधन किया, पर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस में आपस में आमने सामने लड़ रहे हैं। पर उसका कारण ये भी है कि ये जो है ये दोनों ही मुख्य पार्टियां हैं आज पंजाब की, और अगर आम आदमी पार्टी अगर सत्तेदार पार्टी है तो उसकी मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है। तो अगर कहीं ना कहीं अगर ये लोग गठबंधन करते तो हो सकता है बल्कि इनको फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता था, इसलिए इन्होंने गठबंधन नहीं किया जी। और जो है ये अलग अलग लड़ रहे हैं। और आप अगर देखेंगे तो ये मुकाबला सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और आम आदमी के पार्टी में बीच में रहेगा जी। और भाजपा और शिरोमणि अकाली दल मुश्किल से 3 या 4 सीट पे मजबूती से लड़ेगी। उसके अलावा जो करीब 9 से 10 सीट पे जो मुकाबला होगा वो सीधा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में होगा। चलिए ठीक है, अदिति न्यूज रूम से जुड़ चुकी हैं। अदिति, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी हाँ पुष्पेंद्र, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल। अदिति, सुबह जो खबरें निकलकर सामने आ रही थी कांग्रेस की तरफ से, तो उन्होंने बोल दिया था कि एग्जिट पोल में कांग्रेस का नेता, कांग्रेस की जो प्रवक्ता हैं वो हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन जैसे ही 3 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक बुलाई थी, उसमें क्या कुछ रहा, उसके बाद से एक खबर निकल के आती है कि एग्जिट पोल में वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से क्या कुछ रणनीति वहां पर रही होगी और दिल्ली को लेकर भी अपनी बात रखी आप? जी देखिए, जैसे ही आज आखिरी चरण का मतदान खत्म हुआ है, इसके साथ ही तमाम नेता जो है अपनी अपनी सीटों पर विचार करने लगे हैं, समीकरण बनाने लगे हैं कि आखिर वो उनके राज्य में वो कितनी सीटें जीतने वाले हैं। इसी को लेकर आज इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई है और तमाम जितने भी उनके साथ दल थे, तकरीबन 25 दलों के नेता उस मीटिंग में शामिल हुए और सभी नेताओं ने बैठकर अपने अपने राज्य की सीटें उन्हें बताई है कि हम यहाँ से इतनी सीटें जीतने का हम अनुमान लगा रहे हैं, और उस आधार पे उन्होंने ओवरऑल एक आंकड़ा जो है वो पेश किया है। लगभग 295 सीटों का उन्होंने आंकड़ा पेश किया है कि हम इतनी सीटें जीत पाएंगे। तो वहीं बीजेपी को लेकर भी उन्होंने कहा है कि एनडीए इस बार महज 235 सीटें जो है एनडीए जीतेगा। जहां उन्होंने अपनी सीटें उन्होंने 285 से ज्यादा बताई है, तो एनडीए को लेकर 235 के करीब सीट बताई है। और उन्होंने साफ कह दिया है कि इस बार जो सरकार आने वाली है वो इंडिया गठबंधन की आने वाली है।
तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो भी अपने जो समीकरण बिठाए हैं, जो भी अपना एग्जिट पोल जो लगाया है इन्होंने कि ये तमाम जितने भी राज्य हैं, चाहे वो अखिलेश यादव ने अपना एग्जिट पोल दिया हो यूपी को लेकर, चाहे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से लेकर पंजाब से लेकर अपना एग्जिट पोल पेश किया हो, चाहे बाकी और जितने भी दल हैं, आपको बता दें इसमें तकरीबन 23 नेता जो है तमाम दलों के शामिल हुए थे, जिसमें से कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे, सोनिया गांधी थी, राहुल गांधी भी थे, केसी वेणुगोपाल थे, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव भी थे और राम गोपाल यादव, शरद पवार एनसीपी से, जितेंद्र और अरविंद केजरीवाल आम से, साथ ही राघव चड्ढा भी आम आदमी पार्टी से इसमें शामिल हुए थे, भगवत मान भी शामिल हुए। तो वहीं अनिल देसाई शिवसेना से शामिल हुए और कल्पना सोरेन भी थी, चंपई सोरेन भी थे इस बैठक में, फारूक अब्दुल्ला भी शामिल हुए। इसके अलावा दीपांकर भट्टाचार्य सीपीआई से भी और मुकेश सहनी वीआईपी से शामिल हुए। तो ये तमाम बड़े बड़े नेता थे जो इस बैठक में शामिल हुए। उन्होंने अपने अपना जो है आंकड़ा बता दिया कि हम इतनी सीटें जो है यहाँ से जीत सकते हैं। और इस बार इन्होंने बताया कि बीजेपी जो है तो बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दों पे जो है उनकी सीटें कम आएंगी। और यही बात उन्होंने रखी कि अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। आम आदमी पार्टी भी थोड़ी सी आश्वस्त नजर आई, कांग्रेस भी आश्वस्त नजर आ रही है कि इस बार जो है इंडिया गठबंधन की सरकार इस बार बनने वाली है। जी बिल्कुल, मल्लिकार्जुन खड़गे साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि 295 प्लस सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही हैं। अनुराग जी, अगर हम उत्तर प्रदेश के अलावा कहीं ज़्यादा सीटों की बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र ऐसे राज्य हैं जिनमें काफ़ी सीटें हैं, लेकिन अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल में क्या कुछ सियासीकरण समीकरण अब की बार वहाँ दिख रहे हैं? कितनी सीटें वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी निकाल सकती है? क्योंकि अभी तक के जो वहाँ पर चरणों में चुनाव हुए हैं तो माना जा रहा है कि टीएमसी वहाँ पर एक मजबूत स्थिति में है, लेकिन आते आते ये जो लास्ट का चरण रहा तो इसमें क्या कुछ सियासी समीकरण बैठने वाले हैं? तो पिछली बार भाजपा ने 18 सीट जीती थी क्योंकि बहुत अच्छा प्रदर्शन मारा गया था जी। तो जहाँ पे जो तृणमूल कांग्रेस है उसने 22 सीट जीती थी जी। तो काफी टक्कर का मुकाबला रहा था, काफी कांटे का मुकाबला था। लेकिन अगर आप इस बार देखा जाएगा तो जो है वो तृणमूल कांग्रेस ज्यादा मजबूत स्थिति में मेरे को नजर आ रही है और करीब करीब हो सकता है भाजपा की यहाँ पे 3 से 5 सीट कम हो जाए पिछली बार के मुकाबले। तो लगभग, लेकिन फिर भी काफी हद तक भाजपा भी काफी मजबूती से लड़ रही है। करीब हो सकता है करीब 12 से 15 सीट के बीच में जीत भी सकती है जी। तो लगभग ये, लेकिन अगर आप देखा जाए उसी तीसरी तरफ देखा जाए तो कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट में गठबंधन करके एक बार चुनाव लड़ा है, लेकिन वो कहीं पे भी चुनाव में नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल चुनाव जो हो रहा है वो बिल्कुल मुकाबला जो हो रहा है वो भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच में होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है अनुराग जी, महाराष्ट्र के हालात क्या कहते हैं? वहां पर आपको क्या लगता है कि जो टक्कर है वो 50-50 है, इंडिया वर्सेज एनडीए? जी 50-50 तो है, ये बात ठीक है कि काफी कड़ा मुकाबला है। लेकिन जैसे भाजपा ने पिछली बार, एनडीए गठबंधन ने पिछली बार करीब 41 सीट जीती थी, 48 में से 41 सीट जीती थी 48 में से। तो इस बार वो कहीं बहुत दूर तक जो है वो संभव नहीं है वापस से ऐसा प्रदर्शन दोहराना। तो जहां तक आप देखेंगे इस बार जो है, क्योंकि जो उद्धव ठाकरे हैं उनके लिए सहानुभूति की लहर भी है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि भाजपा या एनडीए गठबंधन करीब 20 सीट पे अटक जाए और जो इंडी गठबंधन है वो करीब 28 सीट तक पहुंच जाए। जी बिल्कुल। और महाराष्ट्र में क्योंकि अब की बार शिवसेना जो शिंदे गुट है वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा ही। अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान में पहले अगर हम राज्य सरकार की बात करें तो राज्य में कांग्रेस की सरकार वहां पर थी, अब की बार सत्ता परिवर्तन वहां पर देखने को मिला, भारतीय जनता पार्टी की वहां पर सरकार बनी। तो क्या इस बात से भी वहां पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ेगा? अगर वहां पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत नहीं थी पहले और अब की बार सरकार बन चुकी है तो लोकसभा की सीटों पर भी फर्क पड़ सकता है, पहली बार से ज्यादा वहां पर सीटें निकलने की उम्मीद है?
जी देखिए, अगर देखा जाए तो राजस्थान की आप बात कर रहे हैं, सही बात है ना? जी, राजस्थान। तो राजस्थान की अगर बात की जाए तो पहले ही 25 में से 25 सीट भाजपा जीती थी जी। लेकिन इस बार अगर आपको देखा जाए तो करीब करीब 10 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे बहुत बड़ा मुकाबला है जी। तो इस बार हो सकता है कांग्रेस 7 से 8 सीट जो है राजस्थान में जीत सकती है जी। तो काफी हद तक कड़ा मुकाबला है। 17 से 18 सीट फिर से एनडीए जीतेगी, भाजपा जीतेगी। तो ये एक तरीके से जरूर भाजपा कामयाब हो रही है, फिर से लगभग पुराना अपना प्रदर्शन दोहराती की तरफ। थोड़ी सी सीटों का नुकसान होगा लेकिन फिर भी भाजपा मजबूत स्थिति में। लेकिन अगर हम 2019 लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने कई राज्यों में क्लीन स्वीप किया था, पूरी की पूरी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा ली थी। ऐसा ही उत्तर प्रदेश के चरणों के हिसाब से बात करें तो पहले चरण में 13 सीटों पर, दूसरे चरण में 14 सीटों पर, जैसे भी चुनाव होते रहे तो चरणों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने सभी सीटों पर कब्जा किया था। अब की बार वेस्ट यूपी के समीकरण क्या कहते हैं? जी, वेस्ट यूपी की जहां तक बात की जाए तो काफी ऐसी सीटें हैं जहाँ पे कड़ा मुकाबला है। मैं आपको बता सकता हूँ गाजियाबाद की सीट है जहाँ पे कड़ा मुकाबला है। फिर उसके बाद मथुरा की सीट है जो अटकी हुई है, जहाँ पे हेमा मालिनी लड़ रही है चुनाव, वो सीट भी अटकी हुई है। फिर उसके बाद जहाँ तक आप देखो मुजफ्फरनगर की सीट, फिर शामली की सीट, तो फिर एक जो अपनी नगीना की सीट है, जो जहाँ पे नगीना पे तो बल्कि गहलोत चुनाव लड़ रहा है गठबंधन की तरफ से, तो वो सीट अटकी हुई है। तो अगर आप देखें तो तमाम ऐसी कम से कम 6 से 7 सीट ऐसी है जहाँ पे भाजपा के लिए बहुत मुश्किल है वापस से जीतना, और इंडी गठबंधन काफी मजबूती से लड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि वेस्टर्न यूपी जो है इस बार हो सकता है भाजपा को थोड़ा सा नुकसान पिछली बार के मुकाबले हो जाए। ठीक है, अदिति भी न्यूज रूम से हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। अदिति, जिस हिसाब से आज 57 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है और कई जगह हिंसाओं की खबरें भी सामने आई, जैसे बंगाल में हिंसा की खबर सामने आई, तो क्या इसके अलावा कहीं और से भी इस तरह की कोई घटना सामने आई है? जी नहीं, कहीं कहीं जरूर नाराजगी लोगों में जरूर नजर आई है। ईवीएम का मतदान को लेकर की बहिष्कार करने को लेकर जो स्थानीय मुद्दे उनके रहे, चाहे सड़क ना बनी हो, चाहे उनके इलाके में पानी ना आ रहा हो, चाहे साफ सफाई का मुद्दा हो, तो कुछ छोटे मोटे जो स्थानीय मुद्दे रहे हैं उस बात को लेकर लोगों में जरूर हमेशा से नाराजगी देखने को मिलती है। लेकिन जब जैसे ही प्रशासन को इस बारे में पता चलता है तो वो तुरंत मनाने के लिए पहुंच जाते हैं वहां पे स्थानीय लोगों को और फिर मतदान कराना शुरू कर देते हैं। हालांकि ये बातें जो है पूरे आश्वासन के बाद होती है कि हाँ, अगर आप लोग मतदान करने जाइए और उसके बाद जो है आपका जो भी मुद्दा होगा, चाहे वो सड़क बनाने को लेकर हो, चाहे वो पानी को लेकर हो, चाहे साफ सफाई को लेकर हो, वो जरूर सुलझा दिया जाएगा। लेकिन बस यही छोटे मुद्दे होते हैं जिनको लेकर जो है खासतौर पर यूपी में जो है अधिकतर इलाकों में ये लोग जो है बहिष्कार करते हुए नजर आते हैं मतदान को लेकर। लेकिन इस तरह की कोई बड़ी घटना अभी तक सामने नहीं आई है। जितना भी मतदान हुआ है वो बहुत ही सकुशल और बहुत ही आराम से हो गया और आज का मौसम भी बहुत सुहावना रहा है। काफी दिनों से जो है भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा था, जिस कारण मत प्रतिशत भी कम लगातार नजर आ रहा था। लेकिन आज जो है आज मौसम कुछ हद तक प्रतिकूल था, जिस कारण लोगों ने काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया मतदान में और काफी लोगों ने आज जो है मतदान किया। और इसी के साथ आज आखिरी चरण का मतदान खत्म हो गया है और अब 4 जून को जो है नतीजे आएंगे, जिसमें ये साफ हो जाएगा कि आखिरकार सरकार किसकी बनने वाली है। बिल्कुल अदिति, आप दोनों ही हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए। तो 2024 के लोकसभा चरण के अंतिम चरण का आज मतदान संपन्न हो गया है और अब सबकी निगाहें टिकी हैं कि आखिर किस पार्टी की सरकार बनने वाली है, किस गठबंधन की सरकार बनने वाली है। हालांकि आर्या न्यूज के एग्जिट पोल ने साबित कर दिया है, अभी तक के जो रुझान है, जो जनता का मूड है, वो आपके सामने रख दिया है कि एनडीए की सरकार ही तीसरी बार बनती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को इतना नुकसान नहीं होने वाला है जितना गठबंधन जोर शोर मचाकर कहने वाला था और जितना उन्होंने मेहनत की है भारतीय जनता पार्टी ने, जितना पूर्वांचल में मेहनत की है, तो अब की बार जरूर 1-2 सीटों का यहां पर नुकसान
हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन पुराना प्रदर्शन ही वो दोहरा रही है यहाँ पर। तो अब देखना होगा 4 जून को कि किसकी सरकार बनती है और जो फाइनल रिजल्ट होगा वो आखिर क्या कुछ रहने वाले हैं। तो हमारे साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।